भाषा में कि मैं मुझे इसके बारे में बता लूं। हाँ, जैसे मान लो भोजपुरी में बोलते नहीं, अब मुझे तो आ नहीं रहा, लेकिन क्या होता है कि ऐसे बोलते हैं ना कि मैं इसके बारे में बतैले हूँ कि नहीं। हाँ, तो बच्चे बोलते हैं, मैडम क्या बोलती है, अरे मूर्ख क्या बोल रहा है, स्टूपिड कहेगा। हाँ, सही से बोल पहले। अब वो छोटा सा बच्चा है, अगर सही बोल पाता तो हमारी भाषा में ही तो बोलता। समझ रहे हैं, हमारी भाषा में ही तो बोलता। आपने उसे डांट दिया, आज से वो बोलेगा ही नहीं, कर लो जो कुछ करना है। फिर कई बार क्या होता है, टीचर पेरेंट्स को बुलाते हैं, यहाँ ये आपको बच्चा कुछ बोलता नहीं है। अरे महोदय, आपने पहले उसे डांट दिया है। जब पहली बार तो उसने किसी तरह से कोशिश करके इस बार मैडम से पूछना ही है, ताकत लगाकर मैडम से पूछा, और उस बार मैडम ने ही उसे चाटे और लगा दिए और मूर्ख शब्द कह के उसे और अपमानित कर दिया, और क्लास के बच्चों ने और मजाक उड़ा लिया। तो यहाँ टीचर महोदय को बच्चों की भाषा संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। अगर कोई बच्चा गलती से, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किसी अलग कल्चर का है और कोई अलग तरह का कपड़ा पहनकर आ गया है, तो टीचर महोदय को डांटना वटना नहीं है, बच्चे को समझाना है। डांटिए वगैरह मत, बच्चे को समझाइए, सारी बातें वो समझ जाएगा। तब कहीं ना कहीं चीजें बदल जाएंगी, तब कहीं ना कहीं चीजें बदलेंगी धीरे धीरे करके। भाई, हम जो लोग भी आज टीचिंग करते हैं, जो पढ़ाते हैं, वो थोड़ी ना भगवान जी अभिमन्यु बन के आए थे। हाँ, कि माता के पेट से ही सब सीख कर आए थे। हाँ, सबने यही सीखा है, हम में से भी गलतियां हुई हैं और आज भी हमसे गलतियां होती हैं, ऐसा थोड़ी ना हम परफेक्ट बन चुके हैं। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा हो और कोई टीचर बैठकर देख रहा हो, बता देगा कि कितनी मिस्टेक्स है। ऐसा इस संसार में कोई टीचर नहीं है जो पढ़ा रहा हो और उससे गलतियां ना हो रही हो। मैं दावा करता हूं कि कोई भी टीचर XYZ, मैंने बहुत सारे टीचरों को देखा है, मैंने खुद, जो बहुत सारे यूट्यूबर फेमस है, मैं उनको देखता हूं कई बार कि भाई ये कैसे फेमस हो गए, क्या इनसे गलतियां बिल्कुल नहीं होती है? तो मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं भाषा को लेकर ऊपर नीचे होते रहते हैं। खान सर तो सीधा ही मारते हैं, बिहार को ही उजागर कर दिए। जब से खान सर आए हैं तब से कहीं ना कहीं टीचरों के सम्मान हो चुके हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए। जैसे बिहार के टीचर हुआ करते थे, तो बेचारे बिहार और उत्तर प्रदेश की जो मदर टंग है ना, वो अजीब है थोड़ा सी, मदर टंग में ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, तो जब वे दिल्ली और अलग शहरों में जाते हैं तो वहां पर टीचरों का सम्मान कम किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं ही हूँ उत्तर प्रदेश का हूँ, तो वैसे उत्तर प्रदेश में ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इलाहाबाद प्रयागराज का मैं हूँ, तो वहां की जो लैंग्वेज है थोड़ी थोड़ी यूज होती है यहाँ पर। अब स्टार्टिंग में क्या होता था कि बच्चे हमारा मजाक उड़ा देते थे, अरे सर कैसे बोल रहे हैं। तो जब से खान सर आए हैं, वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं, तब से हमें फील अच्छा होता है। अब हमें कभी कोई कहता है तो हम उसे डांट देते हैं, पागल हो क्या, जो हमारी मदर टंग है वो तो रहेगी ना, उसे हम थोड़े ना हटा सकते हैं। हमारे घर में सर, मेरी जेठानी को मैं उनकी बात करती हूँ तो हंसने लगती हूँ, सब प्योर दिल्ली की है। हाँ, जो प्योर दिल्ली की है वो लोग तो हमारा मजाक उड़ा लेते हैं। लेकिन अब हमें इस बात का कभी भी गिल्टी फील नहीं होता है, अब हमें अच्छा लगता है, हम बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें समझना ही नहीं। हाँ, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो हम तुम्हारे लैंग्वेज में समझा देंगे, लेकिन हमारी कुछ भाषाएं होती हैं जो आदतें हैं वो निकलेंगी। ठीक है, अब सोचो कि पूरा बचपन तो गांव में गुजार दिया, अब 2 साल के लिए शहर आए हैं। हाँ, अब यहाँ हमें सिखाया जा रहा है कि तुम चाइनीज बोलो। तो कहाँ से बोल पाएंगे। चलिए आगे बढ़े। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित करना चाहिए। मतलब किसी चीज के बारे में पढ़ाया जाए, बताया जाए, तो उपदेश देकर नहीं कि हे अर्जुन, ये तुम्हें लड़ना है। ये नहीं करना है। एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके बच्चों को सिखाना है, तो उन्हें समझ में आएगा। कृष्ण बनने की जरूरत नहीं है। कृष्ण अगर बनना है तो उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी जरूरी है। अपना रूप के दर्शन भी दो कि मैं कौन हूं। समझ आएगा नहीं? अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके पढ़ाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पढ़ाया जा रहा है, लो भैया समझाए सब जा रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा, तभी उससे वो कनेक्ट कर सकता है।
अभी जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आप लोगों को बैठने में दिक्कत नहीं हो रही है। अगर मैं सिर्फ पढ़ाते चला जाऊं और सिर्फ मैं ही समझते चला जाऊं, कई बार तो कुछ टीचर ऐसे पढ़ाते खुद समझते हैं और बच्चे से बोलते हैं समझ में आया, बच्चे भी बोलते हैं यस मैम सब समझ में आया। और बाद में जब बच्चों से किसी से खड़े होकर और कराकर पूछा कि बताओ इसका क्या मतलब है, नो मैम समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो एक अच्छा वातावरण, एक बेहतर एनवायरनमेंट देकर पढ़ाना चाहिए। और खास तौर पर प्राथमिक स्तर पाठ्यक्रम की सभी गतिविधियों में भाषा में गणित का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अच्छे विद्यार्थी की धारणा में बदलाव आवश्यक है। बहुत सारे बच्चे बड़े शरारती होते हैं, वे जन्म से शरारती पैदा होते हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं वो जो हलचलें हैं ना वो चलती रहती हैं, वो उन्हें शांति से बैठने नहीं देती हैं, समझ रहे हैं। जो जन्म से शरारती होते हैं उनमें बदलाव लाना जरूरी है। जैसे किसी के दादा पापा कभी खानदानों में कोई डाकू के खानदान से आ रहा हो, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद से कोचा पेची से आ रहा हो, तो समझ लो उसका भी पोता पोती में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके अंदर ये वाली चीजें रहेंगी। हाँ, वो उजड्डपन कह सकते हैं, वो कह सकते हैं कि उद्दंडता कह सकते हैं, ठीक है। बजरंग बली वाली बात है ना, बाल काल में सूर्य भगवान को ही ले जाते हैं। हाँ, तो ये वो वाली बातें रहेंगी, तो उनमें बदलाव लाना जरूरी है। मतलब अच्छा विद्यार्थी वह है जो तर्कपूर्ण बहस द्वारा अपने मौलिक विचार या शिक्षक के सामने प्रस्तुत करे। देखिए इन्होंने ये भी कहा है कि अच्छे विद्यार्थी आप उन्हें मानिए जो लॉजिकली वाले क्वेश्चन करते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे प्रश्न करते हैं जिनका महत्व ही नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उन्हें भी डांटना उठना नहीं चाहिए। अब उन्हें नहीं समझ में आ रहा, जो समझ में आ रहा हो तो पूछ रहे हैं ना, कम पूछने तो दो भैया। पता लगा बच्चे पूछ ही नहीं पा रहे हैं, पूछने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा कहा गया कि अच्छे विद्यार्थी आप उन्हें समझे कि जो लॉजिकली वाली क्वेश्चन होना चाहिए। वैसे तो इनका कहना है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपने हिसाब से यहाँ बताता हूँ आपको। ये तो बातें जो ये कह रहे हैं ठीक ही है, लेकिन फिर भी इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। कुल मिलाकर बच्चे ने प्रश्न तो किया, ये बात ध्यान रखिए बस। महत्व ये नहीं है कि बच्चा गलत पूछ रहा है, महत्व ये है कि बच्चा प्रश्न कर रहा है, ये ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उसके प्रश्न जो होंगे, भले वो प्रश्न कर रहा है किसी और चीज का, क्योंकि उससे नहीं समझ में आया इसलिए वो गलत प्रश्न कर रहा है, लेकिन फिर उसे अगर आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो सही हो जाएगा। दूसरी बात है, अगर एक बार वो गलत पूछ लिया और सही आपने बता दिया तो वो हमेशा के लिए जो गलत था हमेशा के लिए सही हो गया। अगर उसने प्रश्न नहीं किया तो हमेशा गलत बना रह जाएगा। प्रश्न करना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या कहा गया, त्रिभाषा सूत्र, बहुत ही अच्छी बातें रखी गई हैं, ठीक है। त्रिभाषा सूत्र की बात करते हैं। बहुभाषिक अच्छा शिक्षण भाषाओं की वकालत करता है। ये जो है ना, ये एनसीएफ कहता है कि हम बहुभाषी की बात करते हैं, मल्टी लैंग्वेज की बात करते हैं। जैसे कि बात करते हैं हिंदी भाषा, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। हिंदी भाषा का तो प्रयोग होना ही चाहिए, एक विदेशी भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए, वो है अंग्रेजी, और एक क्षेत्रीय भाषा भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब एनसीएफ कहता है कि क्षेत्रीय भाषा का मतलब ये है कि बच्चे जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब बिहार के बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा तो कैसे समझेंगे? उत्तर प्रदेश के बच्चों को अगर हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे कैसे समझेंगे? उनकी अगर क्षेत्रीय लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा तो निश्चित तौर पर चीजें समझ पाएंगे और वे टीचरों से कनेक्ट हो पाएंगे। लेकिन अब हमेशा अगर हम क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग करते रहेंगे तो भाषा बच्चे जो होंगे उसकी आदत पड़ा लेंगे। इसलिए साथ ही साथ अंग्रेजी भाषा यानी कि विदेशी भाषा भी होना जरूरी है। मतलब ये नहीं कहा जा रहा है कि हमेशा के लिए वो चीजें लागू कर दो, ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे उन्हें क्या करिए, आगे की ओर ले चलिए। रातों रात उन्हें एक तरह से मत बना दीजिए कि तुम परिपक्व हो चुके हो, धीरे धीरे उन्हें परिपक्व बनाइए। जिस तरह से अंधेरा जो होता है
अंधेरा जो होता है उजाला लाने के लिए क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, एक एक घड़ी एक एक पहर क्या करता है, चलता है, तब कहीं पर उजाला आता है। उसी तरह से बच्चों को क्या करना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ाकर उन्हें परिपूर्ण बनाना चाहिए। भाई उजाला तो तब आता है ना जब धीरे धीरे अंधेरा क्या होता है, अंधेरे का जो समय होता है वो कम होते जाता है। 7 बजे अंधेरा होता है, 7 के बाद 8 बजते हैं और ज्यादा अंधेरा, 9 बजते, 10 बजते, 11 बजते, 3 बजते, 4 बजते, अंधेरे का समय कम, उजाले का समय प्रारंभ। वैसे ही बच्चों को भी क्या करना चाहिए, धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते उन्हें परिपूर्ण बनाना चाहिए। तो यहाँ त्रिभाषा की बात की गई, बहुभाषा की बात की गई है कि बहुभाषा में पढ़ाना चाहिए। एक तो हिंदी भाषा की बात करते हैं, दूसरी अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं और तीसरी बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा। इसमें भाषा के 4 कौशलों की भी बात की गई है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। NSRW की भी बात करता है एनसीआर, सुनने की बात करता है, बोलने की बात करता है, पढ़ने की बात करता है और लिखने की बात करता है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये चारों बातें ध्यान रखिएगा। ये बातें वैसे हिंदी में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, वैसे तो ये बातें आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए। अब कहा जा रहा है, हे टीचर महोदय आप लोग क्या करिए कि जो अभिभावक है, जो गार्जियन है, उन्हें सख्त निर्देश दीजिए, ठीक है, कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांक्षा रखना गलत है। हे टीचर महोदय आप क्या करिए, ये जो अभिभावक है, जो बच्चे को शुरू से ही अभिमन्यु समझना चाहते हैं, बच्चे ने जन्म लिया नहीं, उसके बारे में अपेक्षा या उससे अपेक्षा कर लेना कि भविष्य में ये बच्चा या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो फिर गौतम बुद्ध बनेगा, या तो मोदी जी बनेगा, तो ऐसा अपेक्षा करना बिल्कुल गलत है। 100% मार्क्स को लेकर आप बच्चों पर दबाव ना डालें। अगर आप ऐसे दबाव डालते हैं तो ये गलत है। तो यहां पर कहा गया, हे टीचर महोदय आप लोग क्या करिए, बच्चों को जो गार्जियंस है, जो अभिभावक है, उन्हें समझाइए, उन्हें सख्त निर्देश दीजिए कि आप अपनी अपेक्षाएं करना बंद कर दीजिए। अभी बच्चे की उम्र ही क्या है, छोटी से उम्र से ही उससे इतना आशाएं लगा दी जाती हैं, इतना आशाएं लगा दी जाती हैं या लगा लेते हैं गार्जियन कि बच्चा खुद मानसिक रूप से बहुत ज्यादा एक तरह से प्रताड़ित हो जाता है। इसीलिए बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता। जिस बच्चे को उम्र खाने पीने की और हाइट बढ़ने की थी, वो बच्चा मानसिक रूप से इतना ज्यादा दबाव महसूस कर रहा है कि वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा। जब उसे घूमने की उम्र थी, जब उसे खाने की उम्र थी, जब उसे ये जानने की उम्र थी कि हमारा समाज क्या है, हमारा देश क्या है, ठीक है, हमारे आसपास की वातावरण की चीजें क्या है, तब उस पर ये अपेक्षा लगा दी गई, बेटा तुम्हें 100 में 100 नंबर लाना है। वो दिन भर किताबों के साथ, यूट्यूब के साथ, दिन भर यहाँ वहां जहां तहां वो लगा हुआ है पढ़ने के होड़ में, 100 नंबर के चक्कर में वो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर ले रहा है। हमारे आपके समय में क्या था, एंजॉयमेंट था, जी लो अपनी जिंदगी। हमारे माता पिता कभी नहीं बोले स्टार्टिंग में, जब 9 में हम आए, 8 में आए, 6 में आए, तब हमारे पिताजी थोड़ा सा बोलना शुरू किए, बेटा देखो पढ़ना भी जरूरी है, ठीक ठाक से अच्छा नंबर भी लाना जरूरी है, अच्छा व्यक्ति भी बनना जरूरी है। अभी क्या होता है, बच्चा जन्म लिया, 2.5 साल पूरा हुआ, उसे बताया जाता है तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हारा लक्ष्य ये है। बच्चा पहले से जान लेता है लक्ष्य उच्च क्या होता है। भाई हमें तो 5-6 साल तक यही नहीं पता चला कि लक्ष्य उच्च भी कुछ होता है। बड़ा होकर हमें ये करना है, वो करना है, भाई कुछ नहीं, एंजॉय करो, बच्चे को घूमने दो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। कभी गिल्ली डंडा तो कभी कंचे, कभी क्या कभी क्या। और जब हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, हमारे सामने चाहे कुछ भी हो जाए हमें कभी दिक्कत। आज तो बच्चों के सामने एक एक्सीडेंट हो जाए, हार्ट अटैक आ जाएगा बच्चे को, किसी को ब्लड बह जाए, देखो वो होपलेस हो जाएगा, 3-4 दिन तक तो खाना नहीं खाएगा, उसके दिमाग में इमेजिनेशन चलता रहेगा,
उस समय हमारे सामने किसी गला काट दो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, उस समय के बच्चों इतना मानसिक रूप से, इसे नहीं कहा जाता है कि बच्चे हॉपलेस मतलब बच्चे कमजोर हैं, इससे कहा जाता है बच्चे मानसिक रूप से मजबूत हैं। आज हमारे देश में युद्ध हो जाए, बम गिर जाए, बगल वाले बच्चा है मम्मी के आंचल में छुप जाएगा डर के। हमारे समय में कौन है बे, बाहर निकल। हाँ? बच्चा छोटा सा ही होता था, कौन है बाहर निकल, देखते हैं कौन है। हाँ? बच्चे आपस में ही पढ़ लेते थे। और घर में क्या, बच्चे बच्चे आपस में, यहाँ बड़ों से भी वो पंगा ले लेते थे, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। हमारे पापा ये, हमारे दादा ये, हमारे चाचा ये। तो ये बातें हैं। इसीलिए वेदों की ओर लौटो नारा भी दिया गया। वेदों की ओर लौटो का नारा ये भी मतलब नहीं है कि केवल और केवल वेद शास्त्र को फिर से पढ़ाना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि जो पीछे की चीजें हैं, जो हमारे लिए उपयोगी वाली है, जिसका उपयोगिता आज भी है, जिसकी प्रासंगिकता आज भी है, वो चीजें दोबारा लानी चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है अंग्रेजी किताबें और अंग्रेजी चीजें पढ़कर ही सब कुछ बदल जाएगा। अब बात करते हैं खुली किताब परीक्षा, ओपन बुक एग्जाम। ये बिहार में ऐसा लागू किया गया था। ठीक है, अभी देखना क्या कहा जा रहा है यहाँ। यह एक परीक्षा को संदर्भित करता है जिसमें छात्रों को सवालों के जवाब देते हुए अपनी किताबों या नोट्स परीक्षा में लानी होती है। देखिए, इसमें कहा गया कि अगर आप चाहें तो ओपन बुक एग्जाम करवा लें। बिहार में पहले ये चलता था कि अगर किसी को एग्जाम देना है ना, वो अपनी किताब खुद लेकर आ जाए। क्यों पता है सर? वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी भी होता है। तो अभी भी क्या है कि वहां पर आपको एग्जाम देना है, अपनी किताब अपनी नोट्स लेकर आए। लेकिन सर ये कहने चाहिए, लेकिन क्या हो, कोई मतलब नहीं। देखिए ये जो ओपन वाला सिस्टम है ना, इससे बच्चे बल्कि फेल होते हैं, पास नहीं होते, क्योंकि वे सही ढूंढने के चक्कर में पास ही क्वेश्चन कर पाते हैं, साथ ही क्वेश्चन कर पाते हैं, उनका समय व्यतीत हो जाता है। कॉम्पिटिटिव वाले में इतने बड़े-बड़े मोटे-मोटे बुक लेकर कोई जाता है, लेकिन कोई छूता था क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते-पढ़ते टाइम आंसर लगाने होते हैं, तो टाइम भी है ही नहीं। तो ये वाली भी चीजें अगर लागू करना चाहे तो लागू कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी वाली चीजें नहीं है। बस ये है कि बच्चों के मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए ऐसा किया गया कि बच्चे कितना ज्यादा पढ़ते मतलब एक तरह से अवेयर हैं, कितना चीजों को समझ पाते हैं, इसके लिए। ठीक है, और अपनी किसी भी किताबों से परामर्श लेने की भी अनुमति देता है। इसका मुख्य उद्देश्य है रिटर्न क्रिया को रट्टू तोता किधर है रखने का बोझ को खत्म करना है। ठीक है, इस तरह की बातें इसमें की गई हैं, ये बातें भी ध्यान रखिएगा। वैसे ये जो एग्जाम है ना, उतना ज्यादा कारगर नहीं है। ठीक है, इससे क्या है कि कहीं ना कहीं चीजें डिसबैलेंस होती है, बच्चा खुद बहुत ज्यादा मानसिक रूप से और ज्यादा दबाव महसूस करता है। अरे मेरा क्वेश्चन नहीं मिल रहा, मैंने यही तो लिखा था, इसी पेज में तो मैंने रखा था, इसी पेज में मैंने ढूंढा था, अब मिल नहीं रहा। जब हम अपने दिमाग से करते हैं तो सब कुछ बढ़िया चलता है। अब बात करते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन के, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करता है। तो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात करता है। वैसे इसका एक चैप्टर है जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसमें थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। ठीक है, इसका अलग से चैप्टर है जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा सीडीपी में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी बातें थोड़ी चीजें बता दे रहा हूँ। सतत और व्यापक मूल्यांकन स्कूल आधारित प्रणाली को संदर्भित करता है कि बच्चों के विकास के विद्वानों और शहर के विद्वानों दोनों के मूल्यांकन की निरंतरता और नियमितता को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, वैसे इसका एक अलग से चैप्टर है, वहां पर अच्छे समझाऊंगा, ज्यादा समय यहाँ पर मैं नहीं लूंगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप वर्क इवैल्यूएशन की बात करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समूह कार्य मूल्यांकन भी होना चाहिए। ठीक है, कैसा मूल्यांकन, इसका मतलब क्या हो जाता है कि समूह कार्य मूल्यांकन में बच्चों को समूह में कार्य दिया जाए, मतलब एक ग्रुप में उन्हें वर्क दे दिया जाए। ठीक है, और शिक्षार्थियों की मूल्यांकन की प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है। सामूहिक रूप से सीखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि बातचीत करना, मतलब आपस में बच्चे बातचीत करें और अपने अनुभवों को एक दूसरे से साझा करें। बच्चों के अनुभव और ज्ञान को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखिएगा। समूह कार्य मूल्यांकन मतलब हो जाता है कि बच्चों के ग्रुप में कहीं ना कहीं उनका मूल्यांकन करें या ग्रुप में चीजें दें और उससे उनका मूल्यांकन करें, ये बातें हो जाती है।
ठीक है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा भी गया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि एक तरह से अगर देखा जाए तो बातचीत करना, कक्षा के अनुभवों को साझा करना, बच्चों के अनुभव और ज्ञान को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना होता है या किया जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बच्चों को समूह कार्य में दिया जाता है वर्क। ठीक है, समूह में एक कार्य दिया जाता है, वर्क दिया जाता है, या कोई भी चीजें दे सकते हैं और उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे क्या होता है ना कि अगर आप देखें ना तो वहां पर जैसे इंटरव्यू जब होता है, ठीक है, जब इंटरव्यू जैसे किसी कंपनी में अगर आप देखें, वहां जाएंगे आप तो एक दो सीट है या दो चार पांच सीट है और कैंडिडेट बहुत सारे हैं, तो उनका ग्रुप डिस्कशन करवा लिया जाता है बैठाकर और उसी में देख लिया जाता है कि कौन कैंडिडेट कितना अच्छा है, कितनी अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पा रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, फिर उनका अलग से इंटरव्यू होता है, फिर वही प्रोसीजर से धीरे धीरे उन्हें आगे बढ़ा देते हैं। वैसे बच्चों को क्या किया जाता है, ग्रुप में कह सकते हैं डिस्कशन करने के लिए कहा जाता है, और बच्चे ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो टीचर्स उन्हें देखते रहते हैं और क्या होता है उससे समझ पाते हैं कि कौन सा बच्चा कितने अच्छे तरीके से अपनी सारी बात को रख पा रहा है, कौन सी बच्चा एक तरह से चीजों को कनेक्ट कर पा रहा है। उसके माध्यम से क्या करते हैं टीचर महोदय, मूल्यांकन कर लेते हैं। क्लियर, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब इसके बाद बस ये जल्दी खत्म होने वाला है एनसीएम। एनसीएम का प्रमुख सूत्र है बिना भार के अध्ययन। भैया सबसे मेन तो यही है, लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब एक तरह से कोई भार और नहीं होना चाहिए। जैसे वही पाठ्य पुस्तक की बात नहीं करते हैं, बैग इतना लेकर घूमना एक गलत बात है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों को सिखाया जाए ज्यादा अच्छा है। बहुत सारी किताबें, बहुत सारी चीजें, ताम झाम नहीं होना चाहिए, सिंपल रास्ता अपनाओ ताकि बच्चे सीख जाए। ठीक है, ये नहीं कि दुनिया भर के ताम झाम में उन्हें फंसाए रखे। एनसीएम में 5 विधाओं पर जोर दिया गया है, यानी कि एनसीएम कहता है कि हम 5 विधाओं या 5 नियमों पर जोर देते हैं। और वे 5 नियम क्या है कि सबसे पहली बात करते हैं करके सीखना। अगर बच्चे करते हैं तो निश्चित तौर पर सीखेंगे। उन्हें लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करना चाहिए, निरीक्षण विधि अपनाना चाहिए। ठीक है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, परीक्षण विधि, सामूहिक विधि, मिश्रित विधि, ये सारी विधियां आप लोग पढ़ेंगे हमारी साथ सीडीपी में। ठीक है, तब मैं आपको याद दिलाऊंगा, याद करिए आप लोग एनसीएम 2005 में हमने ये बातें आपको बताया है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं अगली क्लास में आरटीई अधिनियम 2009। तो आइए हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो यदि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग क्या करिएगा, लाइक वगैरह कर दीजिएगा, नहीं तो देख कर चले जाइएगा।